मेरे प्यारे मित्रों, ये सेशन मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए आया है और बेसिकली इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को 4 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। ये यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मोर देन इनफ है। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है 18वीं सदी का इतिहास रहेगा इसमें, फिर दूसरा चरण रहेगा उपनिवेशवाद का, फिर तीसरा चरण रहेगा राष्ट्रवाद का और चौथा रहेगा स्वतंत्रता के उपरांत भारत का। तो ये 4 पार्ट में हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो बेसिकली हम आज पहले चरण को स्टार्ट करेंगे 18वीं सदी का इतिहास, और ये इसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। तो पहला जो है 18वीं शताब्दी का जो है पूर्वार्ध है और दूसरा हमने इसको 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में बांटा है। तो हम आज बेसिकली पहले चरण की बात करेंगे और इसको हम बाकायदा यूपीएससी के हिसाब से बेहतर ढंग से कवर करेंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आते हैं तो हम उसको ग्रिप में ले सकें। तो हम 18वीं जो सदी का पूर्वार्ध है इसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है मुगल साम्राज्य का विघटन एवं क्षत्रिय राज्य। समझ में आया? तो बेसिकली हमने 18वीं सदी का पूर्वार्ध को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला भाग है मुगल साम्राज्य का विघटन एवं क्षत्रिय राज्य और दूसरा है युग का मूल्यांकन। तो इसमें हम बेसिकली किस टॉपिक को देखेंगे? पहला, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या है, और दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे कि 18वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में भारत की अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति कैसी है, इसका मूल्यांकन करेंगे। और इसी टर्म में जो युग का मूल्यांकन है उसके अंदर हम इतिहास लेखन संबंधित मुद्दा देख लेंगे कि क्या 18वीं सदी के पूर्वार्ध को हम अंधकार का युग माने या संकट का काल माने या फिर नई संभावनाओं का काल माने। और उसी में दूसरा इतिहास लेखन संबंधित मुद्दा ये है कि 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध का भारत है, क्या आप उसको जो है संकट का काल मानते हैं या फिर नई संभावनाओं का काल? तो इसको जो है हम दोनों को डिवाइड करके इसको पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कि मुगल साम्राज्य का विघटन और क्षत्रिय राज्य से संबंधित मामला क्या है। बेसिकली मुगल साम्राज्य का जो विघटन हम करते हैं, तो मुगल साम्राज्य बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था और इतिहास लेखन संबंधित मुद्दा बहुत ही रोचक रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य जैसे विघटित हो रहा है तो 3 राज्य जो है अवस्था में आते हैं, निकल कर के सामने आते हैं। तो पहले में हम उत्तराधिकारी राज्य को देखते हैं। दूसरा होगा आपका जो वो राज्य जो विद्रोही राज्य थे। तीसरा जो है जो मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर के राज्य थे। तो बेसिकली हम उत्तराधिकारी राज्य को इसलिए उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं क्योंकि मुगल वो कहीं न कहीं पुराने मुगल अधिकारियों के द्वारा ही उस राज्य को स्वतंत्र अवस्था में स्थापित किया गया था। तो उत्तराधिकारी राज्य में बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यूपी में ही 2 आते हैं, अवध आ जाता है और बंगाल आ जाता है। तीसरा दक्षिण भारत में है वो हैदराबाद आ जाता है। तो उत्तराधिकारी राज्य को हम चर्चा करेंगे बेसिकली, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो विद्रोही राज्य थे उसमें जो है बेसिकली सिख थे, फिर रुहेला भी थे, फिर उसके बाद से आप देखेंगे मराठा भी थे और जाट भी थे। ये 4 राज्य जो है हम बेसिकली जो है, तो इसे ध्यान से आप सुन चुके होंगे। तो 4 राज्य हो गए आपके जो विद्रोही राज्य थे, और जो मुगल साम्राज्य की परिधि के राज्य थे वो किसी न किसी रूप से मुगल साम्राज्य के ग्रिप में नहीं थे। वो स्वतंत्र थे और अपने स्वायत्तता से जो है वो अपने राज्य का परिचालन कर रहे थे। उसमें 3 राज्य ही थे, आपको याद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। तो वे राज्य थे त्रावणकोर था, और फिर उसके बाद से आप कलिकट को भी ले सकते हो और मैसूर को ले सकते हैं। अब हम
इन उत्तराधिकारी राज्य को एक एक विषय पर हम चर्चा करेंगे, बेसिकली उनको जानने की कोशिश करेंगे और संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराधिकारी राज्य में हमने आपको बताया कि उसमें अवध था, हैदराबाद था और उसके बाद से बंगाल था। तो उन्हें उत्तराधिकारी राज्य क्यों कहा गया? मैंने पहले आपको बताया कि इनकी स्थापना पूर्व मुग़ल अधिकारियों ने की थी और बेसिकली उन्होंने लाभ उठा करके, जो मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो रही थी सत्ता, तो उनको मतलब लाभ उठाया, फिर षड्यंत्र और प्रति षड्यंत्र के माध्यम से उन्होंने उसकी स्थापना की थी। तो इसलिए उसे हम उत्तराधिकारी राज्य बोलते हैं। और पहला चर्चा करेंगे बंगाल का। तो बंगाल जो राज्य था, उत्तराधिकारी राज्य था, उसमें उसका संस्थापक जो थे मुर्शिद कुली खान थे। उन्होंने मुर्शिद कुली खां बेसिकली जब औरंगज़ेब की सत्ता थी, औरंगज़ेब की सत्ता लगभग कहाँ से था मैं आपको बता दूँ, 1658 से लेकर के औरंगज़ेब की जो सत्ता थी वो 1707 में उसकी डेड हो जाती है। फिर उसके बाद से मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है। कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं होता कि जो मुग़ल साम्राज्य को संभाल सके, फिर या फिर उससे जो है एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा बनाए रखे। तो उसमें सारे शासक असफल ही रहे हैं। तो हम देखेंगे कि औरंगज़ेब ने जैसे मुर्शिद कुली खां को एक दीवान के पद पर नियुक्त किया था, लेकिन बाद में जब जैसे औरंगज़ेब की मृत्यु होती है तो उसका लाभ उठा करके इसने बंगाल के सूबेदार का भी पद अपने कब्जे में कर लिया था। अब विशेष बात यहाँ पे समझने की ये है कि उसे नवाब क्यों कहा जाता था? तो नवाब इसलिए कहा जाता था कि उसके पास पहले से तो दीवान का पद था। दीवान मतलब जैसे राजस्व से मामले संबंधित जो भी मामला है वो बंगाल के बाउंड्री के अकॉर्डिंग वो डील कर रहा था। तो लेकिन वो सूबेदार का पद मतलब प्रशासन भी अपने हाथों में ले लिया। तो सूबेदार का पद और दीवान का पद मिलने से उसे नवाब बना दिया गया था। अब नवाब दोनों काम करता था, इसलिए उसे नवाब बना दिया गया। तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो बंगाल राज्य की स्थापना करते हैं। फिर अब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका उत्तराधिकारी जो है उसका दामाद सुजाउद्दीन बनता है, जो 1727 से 39 तक रहता है। फिर सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खान बनता है। वो अल्पकालिक ही रहता है, जिसको मार करके जो है एक सेनापति था अलवर्दी खां, वो गद्दी पे बैठ जाता है और अलवर्दी खां 1740 से 56 तक रहता है। इस अलवर्दी खां के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि इसने मुग़ल बादशाह को राजस्व देना बंद कर दिया था, जिस मुग़ल बादशाह ने कहीं ना कहीं इसके अब्बा जान को जो है गद्दी पे बैठा करके जो है दीवान का पद दिया था। अब ये उनको भी नहीं दे रहा है राजस्व। इस बंदे में कोई ना कोई दम तो था। अब ये बंगाल का चर्चा है, हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि अब अवध इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है। अब स्टार्ट करते हैं कि अवध में जो है सेम संस्थापक उसका शहादत खां है। शहादत का 1722 में अवध को जो है व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कर लिया। फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो है सफदरजंग हुआ। सफदरजंग की मेन बात यह था कि वो मुग़ल का वज़ीर का भी पद संभाला था, इसलिए उसके बाद से जो भी नवाब आए उनको नवाब वज़ीर के नाम से जाना जाने लगा था। तो अब इसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो है शुजाउद्दौला हुआ, जो ब्रिटिश से बक्सर का युद्ध हार गया था। तो इम्पॉर्टेंट था ये। अब हैदराबाद है, तो हैदराबाद इन जो भी 3 राज्य जो उत्तराधिकारी राज्य थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैदराबाद को था, क्योंकि हैदराबाद का जो निज़ामुल मुल्क आसफ़ जाह था वो अलग ही कैरेक्टर का आदमी था बंदा। वो क्या किया, 1722 से 1724 ईस्वी तक वो मुग़ल के वज़ीर के पद पे रहा था। तो एक टाइम में जब मुग़ल साम्राज्य जो था वो मतलब उधर से अफ़गानी हमला कर रहे थे, फिर जो है अब आप देखेंगे कि जो है अफ़गानी भी थे, ईरानी भी आक्रमण कर रहे थे। तो उस टाइम मुग़ल जो था वो डगमगा गया था। तो उस टाइम निज़ामुल मुल्क ने बहुत ही सहायता दिया था मुग़ल बादशाह को। तो उसमें क्या था कि मुग़ल साम्राज्य को सुधारने के लिए उसने कई प्रकार के सुधार कार्यक्रम लागू किए थे निज़ामुल मुल्क ने, परंतु मुग़ल बादशाह का समर्थन न मिलने के कारण वो निराश होकर के हैदराबाद चला गया था, क्योंकि उसमें बहुत गुटबंदी हो गई थी। गुटबंदों के कारण इतने षड्यंत्र में बंध चुका था मुग़ल बादशाह कि उसके सोचने की क्षमता
छिड़ हो गई थी, वो जड़ बुद्धि हो गया था। उसने समझा कि भाई हैदराबाद कहीं न कहीं मुझे ही करके जो है गद्दी पे बैठ जाए और दिल्ली को संभालने लगे। तो उससे डर और भय के कारण जो है उसने जो है समर्थन नहीं दिया। तो वहाँ से रुष्ट होकर के जो है निज़ामुल मुल्क जो है वो हैदराबाद वापस आ जाता है और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। उसी में थोड़ा-सा पेन चाहिए था, जैसे आप देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य से हैदराबाद राज्य जो है स्वतंत्र हो गया था। उसी तरह बाद में जाकर के जो है हैदराबाद से जो है कर्नाटक राज्य भी सदातुल्ला खान के नेतृत्व में अलग हो गया था। तो थोड़ा-सा कर्नाटक को भी आप उसमें रख सकते हो उत्तराधिकारी राज्य में। तो ये उत्तराधिकारी राज्य का जो है चर्चा समाप्त होता है। लेकिन ये चर्चा इम्पोर्टेंट तब बनेगा जब हम इन्फॉर्मेशन तो ले लिए लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि बंगाल, अवध एवं हैदराबाद जैसे राज्य को मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य मानना कहाँ तक उचित है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आर्गुमेंटेड बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें आर्गुमेंट जब होता है तो आपको पता ही है कि इसमें हम प्रश्न का झुकाव दिखाएंगे, फिर उत्तर लेखन का काम करते हैं, फिर प्रायः हम आलोचना कीजिए या फिर समीक्षा कीजिए को प्रश्न को आर्गुमेंटेड में लिखते हैं। लेकिन हम इसको संतुलन की अवस्था में लेकर के चलेंगे कि क्या था। तो प्रश्न आपने सुना था कि बंगाल, अवध एवं हैदराबाद जैसे राज्य को मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य मानना कहाँ तक उचित है। तो आइए हम सीधे आपको बताते हैं कि आप पक्ष में तर्क क्या दे सकते हैं और विपक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं। पक्ष में तर्क देने के लिए आप ये कह सकते हो कि बेसिकली उससे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य उभर कर आए थे। इनमें से कुछ राज्य तो हम उत्तराधिकारी राज्य को मानते ही हैं, लेकिन ये था बंगाल जो था, अवध था, हैदराबाद। परंतु यहाँ उत्तराधिकारी शब्द पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। सावधानी से क्यों, आगे हम समझ लेंगे कि अब देखो पक्ष में क्या तर्क देंगे, ये क्यों उत्तराधिकारी राज्य है। पहला तर्क ये है कि ये पुराने मुग़ल अधिकारियों के द्वारा स्थापित था। दूसरा, इन्हें रियासत और नवाबी कहा जाता था क्योंकि ये औपचारिक रूप से मुग़ल साम्राज्य के पद का हिस्सा था। तीसरा ये था कि इनका जो पदनाम था वो मुग़ल अधिकारियों से मिलता जुलता था। चौथा ये था कि कोई भी मान लो कोई नवाब है वो मर गया, उसके बाद जो उत्तराधिकारी आता है तो उसको औपचारिक रूप से वैधता लेनी थी किससे, मुग़ल बादशाह से, और उसके बदले में उसको जो है उसको बोलते हैं ना उपहार दिया जाता था, रकम प्रदान किया जाता था। तो ये चलता था। और चौथा, जैसे काजी हो गया, किलादार हो गया या फिर कुछ अन्य अधिकारी हो गए, इनकी नियुक्ति का अनुमोदन भी प्रायः हम मुग़ल बादशाह से लिया जाता था, वो सब लेते थे उससे। तो ये जो 4-5 जो पक्ष में तर्क हैं वो ये साबित करता था कि ये उत्तराधिकारी राज्य है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है कि ये कई राज्य मतलब कि कई बातों में जैसे नवीन राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक शक्तियों को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इस मामले में हम ये कहते हैं कि ये उत्तराधिकारी राज्य नहीं होकर के एक मतलब मौलिक नीतियों में ये मुग़ल साम्राज्य से पृथक हो जाते हैं। तो इसके पक्ष में तर्क क्या था कि पहला ये था कि जो मुग़ल प्रशासनिक जो संरचना था उसका पुनर्गठन उन्होंने किया और प्रचलित मुग़ल जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था। दूसरा ये था कि इन्होंने हिंदू अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किया, प्रशासनिक मामले में धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। ये भी अच्छा एक काउंटर भी हो सकता है। फिर तीसरा ये था कि इन्होंने व्यापार को संरक्षण दिया था तथा बेहतर आर्थिक गतिविधियों के लिए उचित वातावरण का निर्माण किया। तो निष्कर्ष लाइन ये हो सकता है कि कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अपने बाह्य ढांचे में मतलब आउटर लेयर में ये उत्तराधिकारी राज्य तो प्रतीत होता है, लेकिन जो इनर सोल था उसकी जो पॉलिसी थी, जो मेन प्रिंसिपल पॉलिसी थी, तो ये मुग़ल साम्राज्य से पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का और इस उत्तराधिकारी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट हम विद्रोही राज्य में। तो विद्रोही राज्य में मैंने आपको बताया बेसिकली कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें मुद्दा ये है कि विद्रोही राज्य बस आप याद कर लें, मराठा था, सिख था और जाट था।
और रुहेला। इसमें मराठा राज्य में इम्पोर्टेंट क्या था कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिवाजी ने एक मराठा राज्य की स्थापना की। मैंने साम्राज्य नहीं कहा, राज्य का, मराठा राज्य की स्थापना की, जो मुग़ल साम्राज्य के विघटन के पश्चात पेशवाओं के अधीन इसने एक साम्राज्य का रूप ले लिया। फिर आगे चल के पेशवा जो बालाजी बाजीराव के अधीन ये एक मराठा परिसंघ में टूट जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स यहाँ से आ सकता है कि मराठा परिसंघ में हम देखते हैं कि मराठा परिसंघ के केंद्र में तो पेशवा था, परंतु इसके अन्य घटक थे। ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे और बड़ौदा के गायकवाड़ थे और नागपुर के भोसले थे। तो ये मराठा राज्य के बारे में थोड़ा सा रहा, जो विद्रोही राज्य था। फिर सिख राज्य आता है, जो गुरु नानक के अधीन तो सिख पंथ मतलब एक धार्मिक पंथ रहा था, परंतु जो 5वें गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद, अब ये मामला थोड़ा सा आपको याद करना होगा, क्योंकि गुरु अर्जुन देव को आप देखेंगे जो है जहांगीर ने मरवा दिया था, तो ये मामला अलग हो जाता है, उसको बाद में देखा जाए। तो बस इतना याद रखिए कि गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद उनके उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ का सैन्यकरण कर दिया था। फिर 9वें गुरु जो आए थे, जो गुरु तेग बहादुर था, तो औरंगजेब ने उनको मरवा दिया था। तो उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने इसे और भी शक्तिशाली बना दिया और उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। फिर भी आगे आगे देखेंगे, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो या फिर उनके जो शिष्य थे बंदा बहादुर, उनको अपेक्षित राजनीतिक सफलता नहीं मिली। फिर धीरे धीरे ये क्रोनोलॉजी चलती रही। उन्होंने अपना जो भी उत्तराधिकारी आए, अपना जो है क्या बोलते हैं कि अपना प्रयास किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। फिर अंत में 1764 में आप देखेंगे कि अमृतसर जो था पंजाब में है, एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना हुई, जो आगे रणजीत सिंह, जिसको बेसिकली रणजीत सिंह कहते हैं, के अधीन एक शक्तिशाली जो है राज्य बन सका था। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि 1845-46 में देखेंगे कि सिख राज्य को जो है ब्रिटिश ने अपने में मिलाने की कोशिश किया। 1849 में जो है डलहौजी आकर के उसको जो है विलय कर लेता है। तो वो आगे का मुद्दा है, बेसिकली इसको याद करना जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, तीसरा जो विद्रोही राज्य था वो जाट राज्य था। अब जाट राज्य क्या था? इसका मसला ये था कि जाट एक किसान थे तथा उनमें कुछ जमींदार भी थे। फिर किसानों के असंतोष से लाभ उठा करके जमींदारों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया था और इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। और उनमें से जो है आरंभिक जमींदार में आप नाम भी याद कर सकते हैं, जैसे गोकुल जाट, फिर राजा राम जाट जो 1685 ईस्वी में थे। बेसिकली नाम इतना नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में पूछ देता है तो आप ध्यान में रख सकते हो। इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, परंतु आगे चूड़ामन जाट एवं बदन सिंह ने 18वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में जो है स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना कर ली थी। लेकिन अच्छा ये सोचो कि इन्होंने क्यों विद्रोह किया भाई, पहले क्यों नहीं किया? बात ये थी ना कि ये दौर किससे गुजर रहा था। बेसिकली 16वीं शताब्दी की बात है। उस टाइम यूरोपीय कंपनी आ रहे थे, यूरोपीय लोग आ रहे थे, तो फिर टेक्नोलॉजी का भी विकास हो रहा था। फिर खेती बाड़ी में भी जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया जाता था वो बहुत अच्छा यूज़ किया जाता था। उससे कृषि अधिशेष बढ़ने लगा, फिर उससे जो है व्यापार में निवेश करने लगे। फिर वो जो जाट राज्य की स्थापना, जो किसान ज़मींदार थे ना, वो तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में वो ग्रो करने लगे। जब ग्रो करने लगे तो उनके पास जो है बहुत ज़्यादा अधिशेष आ गया। फिर सैन्यकरण करने लगे, फिर सेना के माध्यम से उन्होंने विद्रोह किया। धीरे धीरे जो है ये स्थिति और भी मजबूत हुई। फिर वो जा कर के विद्रोह करके स्वतंत्र राज्य बना लिए। तो ये मसला था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर रुहेला राज्य देखेंगे तो रुहेला मतलब वो अफ़गानों ने, वो एक अफ़गान थे वहाँ पे बसते थे, तो रुहेला अफ़गानों ने अवध के उत्तर में स्वतंत्र रुहेला राज्य की स्थापना कर ली थी। बेसिकली उनमें कुछ जानने की बात नहीं है, तो बस यही है। अब तीसरा चर्चा करते हैं। हाँ देखिए, विद्रोही राज्य में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस ऐसे बेसिकली बन सकता है कि विद्रोही राज्य क्या थे क्या नहीं। ये बेसिकली मतलब ऑप्शनल के लिए तो नहीं बनता, लेकिन मेंस मे बी जीएस में भी नहीं बनेगा। बस ऐसे ध्यान में रखिए, उसको अंधकार का युग या फिर नई संभावनाओं का युग में लिखने में काम आ सकता है। तो अब हम तीसरा देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य कौन थे। मैंने बोला था मैसूर था, कालीकट था और त्रावणकोर था। तो
ये पुराने मतलब मैसूर पहले अगर हम देखेंगे तो ये पुराने विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था। और इस पर और मतलब अब वर्तमान में उस टाइम जो 18वीं शताब्दी का जो टाइम था, पूर्वार्ध था, उस टाइम जो है ओडियार वंश के शासकों का शासन था उस पे। लेकिन ध्यान देना ये था, ओडियार वंश का शासक चिक्का कृष्णराज तो था, लेकिन वो औपचारिक था। लेकिन वास्तविक रूप से दो अधिकारी थे, जिसका देवराज नाम था और नंदराज था। इतने कब्जा कर रखा था उस पर। तो अब देखेंगे कि इन दोनों को हटा करके हैदर अली ने मैसूर के शासन पर अपना जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और आगे हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर का राज्य के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। लेकिन ये मैसूर राज्य भी 1799, अब बेसिकली हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट में आपको बता दें कि 1799 में जाकर के जो वो भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लिया जाता है। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे, बस इतना याद रहे। फिर दूसरा जो है मैंने बताया कि मुग़ल साम्राज्य के परिधि से जो बाहर के राज्य कलिकट था। कलिकट एक बंदरगाह राज्य था तथा जमोरिन मैंने क्या भाई जमोरिन के अंतर्गत वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जिसका आरंभिक नाम सामुद्रीन, ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तीसरा राज्य था त्रावणकोर। त्रावणकोर क्या था, ये दक्षिण पश्चिमी जो केरल में स्थित था। और मार्तंड वर्मा थे, उनके अधीन यह एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। और इसका मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या हो सकता है कि मार्तंड वर्मा ने डचों को बाहर कर दे रहा था अपने राज्य से। अब देखो बेसिकली क्या है कि अब ये जो 18वीं शताब्दी में हमने देखा कि उत्तराधिकारी राज्य हो गए, विद्रोही राज्य हो गए, फिर मुग़ल साम्राज्य के परिधि के राज्य हो गए। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हम 18वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध का मूल्यांकन हम आज कैसे करेंगे, आज के डेट में। क्योंकि वर्तमान इतिहास क्या है, अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। तो वर्तमान में क्या चल रहा है उसको देखना इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे मूल्यांकन में हम विशेष ध्यान करेंगे कि देखो मूल्यांकन आज के दौर में अलग अलग दृष्टिकोण तो है ही, और इतिहास लेखन संबंधी मुद्दा तो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं हॉट मुद्दा है इसको लेकर के। तो लेकिन हाँ, दो विभिन्न विचार हैं इसमें। कुछ विद्वान जो है ये उसको जो है साम्राज्य केंद्रित मतलब कि वेब में जाकर के जो है उसका मतलब मूल्यांकन करते हैं, और कुछ जो है जो विद्वान है इसको क्या करते हैं, वो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण का नाम जो है देते हैं। तो हमने देखा जो साम्राज्य केंद्रित रहा है उसमें क्या करते हैं लोग कि जो मतलब मुग़ल साम्राज्य अथवा दिल्ली एवं आगरा के दृष्टिकोण से युग का मूल्यांकन करते हैं। बस बेसिकली इतना समझ लीजिए। और दूसरा ये था कि जो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण का नाम दिया जाता है, तो उसमें वो क्या कहते हैं, वो मुग़ल साम्राज्य को केंद्र में रख करके नहीं देखते, वो क्षेत्र को आधार बना करके युग का मूल्यांकन किया जाता है। अब आइए इनको डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा किए बिना हम सॉल्व तो क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये था कि अब हम देखिए इस चर्चा को करके अगर हम इस चर्चा को करें तो 2-3 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि क्या 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को आप अंधकार का काल मानते हैं या फिर नई संभावनाओं का काल। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या आप इसको राजनीतिक उथल पुथल या विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित मानते हैं, या फिर जो है एक क्षत्रिय राज्य का जो है संभावनाओं की तरफ इसको देखते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से रिलेटेड है। तो आइए हम इसको अब एक इतिहास लेखन यानी 2 ही विचारधारा, एक जो है साम्राज्य बेस्ड है और दूसरा चीज़ जो है एक जो क्षेत्रीय राज्य बेस्ड है। तो साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण में हम देखेंगे, तो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो साम्राज्य केंद्रित था मतलब लिखने वाले 2 भिन्न समूह आ जाते हैं। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 भिन्न समूह मैंने पहले बोला जो बड़े बड़े मेजर टॉपिक है, साम्राज्य केंद्रित और दूसरा जो था वो क्षेत्रीय केंद्रित दृष्टिकोण था। अब पहली चर्चा करें हम साम्राज्य केंद्रित, उसमें भी 2 भिन्न कैटेगरी था। पहला कैटेगरी ये था ऐसे लेखक थे और या फिर ब्रिटिश पक्षधर लेखक थे
जिन्होंने इस काल को अराजकता एवं अंधकार के युग माना है। और दूसरा जो खंड इसमें जो समूह है वो अलीगढ़ स्कूल से जुड़े हुए थे और या फिर मार्क्सवादी विद्वान थे। उन्होंने क्या माना, इसको संकट के काल माना है। अब देखो अराजकता का काल मानना और संकट का काल मानना, उसमें अंतर क्या है, तो इस अंतर को हम थोड़ा सा समझा दें, फिर उसके बाद से आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसे अराजकता का काल क्यों मानते हैं वो सब, या फिर संकट का काल क्या मानते हैं। तो देखिए, अराजकता एवं अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली जो है राजनीतिक सत्ता खत्म हो गई थी, टूट फूट हो गए थे, कई राज्य विद्रोह कर रहे थे, कई राज्य अलग हो गए थे, कोई केंद्रीकरण नहीं था, इसलिए उसको अराजकता मानता है। जब कोई शासन व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है तो उसको अराजकता बोल देते हैं, फिर ख़त्म हो जाती है। तो संकट का काल मानना, जैसे मान लो कि कोई कृषि संकट आ गया, अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गया, टूट गया, इससे कई राज्य बिखर गए हैं, या फिर राज्य जो है या फिर बड़ा साम्राज्य अपने आप को संभाल नहीं सका, या फिर जागीरदारी संकट आ गया, तो इसको जो है संकट का काल, उस परिप्रेक्ष्य में हम जो है इसको मतलब विस्तार देंगे। तो समझ में आ गया अराजकता और संकट का काल क्यों कहा जाता है। तो अब आइए अराजकता अथवा संकट का काल या फिर अराजकता अथवा अंधकार का काल कहे जाने के पीछे इन ब्रिटिश पक्षधर लेखकों ने क्या कहा। तो देखिए, बेसिकली इस परंपरा में लिखने वाले कुछ आरंभिक ब्रिटिश लेखक थे, जैसे बोल्ट्स को देख लेंगे या फिर हार्डवेल को देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इतिहास लेखन संबंधित मुद्दा जब आप अपने आंसर में लिखेंगे तो इम्पॉर्टेंट आपको मार्क्स ज़रूर मिलता है, थोड़ा सा अलग ही मिलता है। तो आप एज लेकर के चलते हो। तो मैंने क्या बोला कि इस लेखन में क्या था कि जो बोल्ट एंड हार्डवेल थे, इन्होंने क्या किया कि 18वीं जो शताब्दी के जो पूर्वार्ध को पतन एवं अराजकता का काल घोषित किया था। इनका विशेष उद्देश्य ये था कि इस बहाने वो प्लासी के युद्ध को, एक जो आगे हुआ था 1757 में, अब बात चले 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 से लेकर के 1750 से पहले की ये बात सब घटना चल रही है। तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब इसको अराजकता का काल घोषित करने से इनको फ़ायदा क्या था कि इस बहाने वो प्लासी के युद्ध को एक प्रगतिशील घटना करार दे सकते थे, और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1750 के बाद का के काल को वो सकारात्मक परिवर्तन का काल घोषित कर सकते थे। बेसिकली ध्यान दीजिएगा, ये साम्राज्यवादी लेखक ब्रिटिश थे, और ब्रिटिशों ने 1750 के बाद यानी कि 1756 के बाद से जो है, और 65 आप देख लोगे जब प्लासी का युद्ध ख़त्म हो जाता है, फिर बक्सर का युद्ध हो जाता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, फिर बंगाल पे उनका नियंत्रण हो जाता है, फिर उसके बाद से वो एक आप देखोगे व्यापारिक कंपनी से जो है एक राजनीतिक कंपनी बन जाती है, फिर दोनों लाभ उठाती है, फिर उपनिवेशवाद का जन्म हो जाता है। तो उसको वैधता ठहराने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है। तो हम आगे उसकी चर्चा करेंगे, बस कंटेक्स्ट में उसको समझ लीजिएगा। तो उन्होंने इसलिए ये कहा है। अब देखो, इसी में जो है एक महान विभूति है सर जदुनाथ सरकार, जो भारतीय हैं लेकिन लिखते हैं भाई उनके पक्ष में। अब ये पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इनके बारे में हम कुछ आलोचना नहीं करेंगे, बस जान लीजिए इन्होंने क्या कहा। लेकिन ये विभूति तो थे भाई। इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ये अंधकार का युग था, क्योंकि इनके विचार में मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में राजनीतिक उथल पुथल आ गया था, अराजकता का काल आरंभ हुआ था, मराठों ने लूटपाट मचाई। इस राजनीतिक अराजकता के कारण जो है आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी धक्का लगा। बेसिकली इनका ये मानना था कि साम्राज्य जो है क्या होता है, प्रगति का द्योतक होता है, यानी सूचक होता है, और क्षेत्रीय राज्य जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो विघटन के प्रतीक होते हैं। ये मेंटेलिटी उनकी में थी, लेकिन उनको कौन समझाए भाई, बेचारे जब समझने की उम्र आया तो निकल लिए। तो बात ये था कि दूसरी तरफ जो है सर जदुनाथ सरकार की प्लासी के युद्ध को सकारात्मक परिवर्तन से जोड़ते हुए ये कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के पश्चात मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक काल का आरंभ हुआ। ये भाई ये बंदा क्या आदमी था यार, हमको लग रहा है ये अंग्रेज़ से जुड़ा हुआ था क्या। पहले तो ये बोलता है अंधकार का युग था, ऊपर से ये भी बोल देता कि प्लासी के युद्ध के पश्चात मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक काल का आरंभ हुआ था, वारिस जदुनाथ सरकार। तो अब देखो, ये पहला था, और मैंने बोला था साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण में दो था, अराजकता मानने वाले और दूसरा जो है संकट का काल मानने वाला। तो अराजकता मानने वाले में हमने बताया बोल्ट हो गए, हार्डवेल और सर जदुनाथ सरकार, ये तीन थे। फिर आगे आया संकट का काल। दूसरी तरफ अब देखो, इसी के अंदर जो है
अंधकार का युग तो नहीं मानते थे, संकट का काल बताते थे। उनके विचार में कि इसी संकट के कारण जो है मुगल साम्राज्य का विघटित हुआ था। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे सतीश चंद्र ने इसे जो है जगदारी संकट माना। उन्हीं के पिताजी जो थे प्रोफेसर इरफान हबीब इसे जो है कृषि संकट का नाम देते हैं। तो इसलिए जो आप देखेंगे इन्होंने बताया कि इस वजह से यानी कृषि संकट और जागीरदारी संकट की वजह से जो है वो टूट गया था और मुगल सत्ता जो है विखंडित हो गई थी। तो अब ये दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब हम दूसरे जो मेजर वाला था क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण को देखेंगे कि 1970 के जो दशक में हम देखेंगे कि वैकल्पिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। उसमें जो है आसीन दास गुप्ता थे, बी आर ग्रोवर थे, फिर कैरिन लियोनार्ड था। बस आसीन दास गुप्ता को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चलकर 1980-1990 के दशक में जो है C.A. बाइली थे, संजय सुब्रमण्यम थे और मुजफ्फर आलम, चेतन सिंह और फ्रैंक पर्लिन आदि विद्वान जो है इस दृष्टिकोण से जुड़ गए। तो हमने 3 नाम इसमें ध्यान रखना है। फिर आसीन दास गुप्ता, संजय सुब्रमण्यम और मुजफ्फर आलम, ये 3 को आप याद करिए। चेतन सिंह को भी याद कर सकते हो। तो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण क्या कहता था कि इस काल का मूल्यांकन उसने क्या किया, मुगल साम्राज्य के चश्मे से नहीं करता है बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में करता है। इसने क्या पक्ष दिया भाई? इस पक्ष में उसने क्या किया कि ये इस काल को आर्थिक पतन या अथवा संकट काल नहीं मानते बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रगतिशील आर्थिक गतिविधियों का काल मानते हैं। ये थीसिस लाइन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने बोला ये इस काल को आर्थिक पतन अथवा संकट का काल नहीं मानते, जो साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण बताते हैं, बल्कि ये क्या मानते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर प्रगतिशील आर्थिक गतिविधियों का काल मानते हैं। ठीक है, ये वो काल था जब भारत में यूरोपीय व्यापार के कारण, क्योंकि मैंने बताया आपको 15वीं शताब्दी में भी स्टार्ट हो गया था। 1498 में जो पुर्तगाली आए थे भारत में, वास्को डी गामा ने खोज कर दिया था। तो उसके बाद से बहुत सारे व्यापारी आ गए थे उस टाइम। अब बात हो रही है 1700 की बात, तो भाई कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा प्रगति। तो यूरोपीय व्यापार के कारण कीमती धातुओं का आगमन हो रहा था तथा नकदी फसलों के प्रचलन के कारण कृषि अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हो रहा था। अब आप सोचेंगे कि भाई कीमती धातु क्यों आ रहे थे? कीमती धातु इसलिए आ रहे थे कि ब्रिटिश जो भारत से जो तो कपास जाते थे, फिर मसाले जाते थे, बहुत सारे अच्छे चीज़ें जाते थे जो ब्रिटिश यानी कि यूरोप में उसका डिमांड था। तो अब इन चीज़ों को खरीदने के लिए वो क्या करते थे कि कीमती धातु देते थे बदले में, बाकी वो वस्तुएं लेके जाते थे। तो इस तरह से भारत में सोने चांदी आ रहे थे, तो व्यापार बढ़ रहा था। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि फिर उसके बाद से जो है कृषि का जो है मौद्रीकरण हुआ। इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हो। तो भाई इससे जो है अंधकार का युग हम क्यों मारें? फिर वही आसीन दास गुप्ता का मानना है कि अगर सूरत जैसे मान लो कि उस टाइम जो है मुगल साम्राज्य में सूरत जो है एक व्यापारिक केंद्र होता था, लेकिन उसका पतन हो गया। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस व्यापारिक केंद्र का पतन तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही कोरोमंडल तट एवं बंगाल के तट पर जैसे समृद्ध व्यापारिक केंद्र का विकास भी हुआ है। भाई अगर पतन हो रहा है तो विकास भी हुआ है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को खंडन किया कि ये अंधकार का युग नहीं था। फिर दूसरा कंटेस्ट उन्होंने क्या किया, भले ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया हो, परंतु जो बंगाल, अवध व हैदराबाद, जो मैंने बोला उत्तराधिकारी राज्य जैसे क्षेत्रीय राज्यों को अपने क्षेत्रों में अच्छी सरकारें स्थापित की हैं और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार को संरक्षण दिया है भाई। तो इसलिए हम अंधकार का युग नहीं मानेंगे। फिर अगला काउंटर क्या है कि इस काल में क्षेत्रीय मुस्लिम शासकों के द्वारा, जो मुस्लिम शासक थे वो भी हिंदू कुलीनों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद प्रदान किए हैं। क्या अलग ही मेंटालिटी है उनकी भाई, क्या सामंजस्य है। मुगल काल में भी हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हम देखेंगे, जैसे धर्मनिरपेक्षतावाद अपनाते हैं। तो आगे थोड़ा सा ये मॉडर्न थे। अब क्या क्या हिंदू, जैसे उन्होंने जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पे जो है हिंदू साहूकार अथवा बैंकर के द्वारा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही थी। उदाहरण के लिए आप देख लेंगे कि जैसे बंगाल में जगत सेठ था, गुजरात में नाथ जी थे और दक्षिण भारत में चट्टियारी थी। तो अब ये मतलब कि इस काउंटर से आप ये कह सकते हो, एक तरह से अगर आप बोलेंगे कि ये विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था, स्पष्ट कीजिए, तो आप बताएंगे मतलब, या फिर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे कि किस प्रकार जो है 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो था विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था, तो आप बताएंगे इस प्रकार में आप क्या सिद्ध करेंगे कि जो मैंने आपको दिया था साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण का जो पक्ष था, उन्होंने क्यों कहा। जैसे मान लो कि भाई मराठे आक्रमण कर रहे थे, उनकी सत्ता कमज़ोर हो गई थी, टूट गया था, एक काउंटर ये दे सकते हैं। दूसरी जो है आप संकट का काल वाला काउंटर दे सकते हैं कि जमींदारी संकट आ गया था, कृषि संकट, और राइटर का नाम दे देना ज़रूर भाई,
प्रोफेसर इरफान हबीब, सतीश चंद्रा दे सकते हैं। सर योजना सरकार क्या कहते हैं, अंधकार के युग मानते हैं। बोल्ट्स एंड हालवेल का काउंटर आप दे सकते हैं, तो फिर उसको सिद्ध कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे पूछ सकता है कि ये अगर ऐसे पूछेगा क्या ये विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था, तो आपको दोनों काउंटर लेके चलना पड़ेगा। एक तो आप पहला दिखाएंगे कि साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण, लेकिन आप दूसरा पक्ष में दिखाएंगे कि भाई क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण वाले इसे नहीं मानता है। उसमें जो है संजय सुब्रमण्यम का नाम ले सकते हो, आसीन दास गुप्ता का नाम ले सकते हो, और फिर इसका काउंटर भी हमें आप बता सकते हो। ठीक है कि नहीं भाई ये व्यापार नई संभावनाओं का युग था, व्यापार बढ़ रहे थे, सोने चांदी आ रहे थे, तो काउंटर करके जो है संतुलित करके आप लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन जैसे आपका ऐसे पूछ सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध था को आप अंधकार का काल मानते हैं फिर नई संभावनाओं का काल। तो आप जैसे मैंने आपको बोला ऐसे लिख सकते हो कि बोल्ट्स एंड हालवेल जैसे ब्रिटिश लेखकों ने 18वीं सदी के जो पूर्वार्ध को अंधकार का काल करार दिया है, वहीं सर योजना सरकार जैसे ब्रिटिश पचहत्तर लेखकों ने भी अंधकार का युग माना है तथा अपने मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। जैसे मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हुई, मराठे के द्वारा लूटपाट किया गया, मचाया गया। राजनीतिक अराजकता की स्थिति में अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति को भी धक्का लगा। लेकिन दूसरी तरफ आसीन दास गुप्ता, संजय सुब्रमण्यम, मुजफ्फर आलम आदि विद्वानों ने इस मत को क्या हुआ चुनौती दिया। इस संबंध में उन्होंने क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण दिया है और तथा अपने मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। जैसे यूरोपीय व्यापार एवं नगदी फसलों के उत्पादन के कारण कुछ समृद्ध आर्थिक क्षेत्रों का विकास हो रहा था और भारत में बड़ी मात्रा में कीमती धातु का आगमन हो रहा था। आसीन दास गुप्ता ऐसे मानते हैं कि एक तरफ अगर सूरत जैसे व्यापारिक केंद्र का पतन हुआ तो कोरोमंडल एवं बंगाल जैसे नए केंद्र का उद्भव हुआ। फिर बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज्यों ने अच्छी सरकारें दी और क्षेत्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। तो इसका निष्कर्ष लाइन क्या हो सकता है कि उपयुक्त दोनों मतों का परीक्षण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अंधकार के युग की और जो भी अवधारणाओं के प्रतिपादकों का उद्देश्य कहीं ना कहीं पलासी के युद्ध के औचित्य को सिद्ध करना था। जबकि नवीन शोधों से ये बात स्थापित हो चुकी है कि भले ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो चुका हो, परंतु यह काल क्षेत्रीय स्तर पर सकारात्मक परिवर्तनों का काल था, अतः इसे अब पूर्व आधुनिक काल की संज्ञा दी जाने लगी है। तो बेसिकली हमने इस चीज़ को कवर कर लिया है 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अब अगले सेशन में हम 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध उत्तरार्ध कर लेंगे और उसको अच्छे से कवर करेंगे। मुझे आशा है कि आप 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर लोगे। बस माइंड में ध्यान दीजिए 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 2 ही काउंटर आप लेके चलेंगे। पहला, इससे मुगल साम्राज्य का विखंडन राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। दूसरा, युग का मूल्यांकन कैसे करें। ठीक है, फिर इस हिसाब से आप कवर कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे प्यारे मित्रों, ये सेशन